महिष्मती शाखा, ठीक है। दूसरी शाखा थी त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी बोले तो जबलपुर, जिसको डाहल कहा जाता है, ठीक है। दो शाखाएं थी, तो दोनों के संस्थापक क्या होगा याद रख सकते हैं। इस शाखा के संस्थापक थे ये थे कृष्णराज, कृष्णराज। और इस शाखा के या कृष्णराज इसके वास्तविक संस्थापक लिख लेना है ना, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक। और इस शाखा देते वामराज। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। कोकल वास्तविक संस्थापक, कोकल को वास्तविक संस्थापक नाम। त्रिपुरी शाखा, त्रिपुरी शाखा के संस्थापक थे वामराज। और इस शाखा के लिए कृष्णराज। और वास्तविक लिखना चाहता था, वास्तविक लिखे, वास्तविक त्रिपुरी शाखा के थे वास्तविक संस्थापक ये थे कोकल। कोकल, कोकल भी आता है, कोकल भी आता है, करके। ये समझे? आप समझिए थोड़ा सा ये शाखाओं का क्या रट्टा रहा। रट्टा मतलब हमारी तरफ कहा जाता है क्या विवाद रहा, ठीक है। ये जो महिष्मती वाले थे ना, जय महिष्मती, ये जय कार्तिवीर्य अर्जुन कहते थे। मतलब जय कार्तिवीर्य अर्जुन मतलब कि अपने आप को मानते थे कि हम लोग कार्तिवीर्य अर्जुन के संतान है। कार्तिवीर्य अर्जुन यानी कि हमने कहाँ पढ़ा था कार्तिवीर्य अर्जुन? हाजी प्राचीन में, प्राचीन समय में बहुत पहले पढ़ा था। जब हमने पढ़ा था क्या, हाय हाय साम्राज्य पढ़ा था ना, हाय हाय साम्राज्य। हाय हाय साम्राज्य के वंशज ही अपने आप को कहते थे कि हम लोग हाय हाय साम्राज्य के वंशज हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन की संतानें हैं, हाय हाय साम्राज्य के वंशज हैं। और अब महिष्मती वगैरह, और इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है कई सारे अभिलेखों के। जैसे कि नासिक में एक अभिलेख प्राप्त होता है हमें अमोना, अमोना का एक अभिलेख प्राप्त होता है नासिक किले में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अमोना शिलालेख जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर हमें जानकारी प्राप्त होती है इनके बारे में। और ये इतने पुराने थे, इतने प्राचीन शाखा थी कि इनके बारे में उल्लेख, मतलब एक इनका खुद का जो महिष्मती शाखा के कलचुरी थे, तो इन्होंने एक संवत चलाया था, कलचुरी संवत, कलचुरी संवत। इस कलचुरी संवत के अनुसार इनका समयकाल 248 ईस्वी का है। 248 बहुत पुराना हो गया, इतने समय पहले भी इनका शासन रहा, ठीक है। इनका महिष्मती शाखा का, इधर कुछ भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं आना भी, अभी पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनका प्रभाव रहा। और उसके बाद में क्या हुआ कि फिर शासक आते हैं, ज्यादा शासकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती हमें। इस शाखा के 3 शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक को कृष्णराज, जो कि शाखा के वास्तविक संस्थापक के समय काल लिख लेना चाहे तो इनका 550 ईस्वी से 575 ईस्वी, 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक ये शासक रहे। ये जानकारी हमें अमोना शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके बाद में शासक बनते हैं कौन? शंकरगण। शंकरगण, शंकरगण की जानकारी में प्राप्त होती है कि इनका समयकाल 575 ईस्वी से रहा 600 ईस्वी तक। और शंकरगण के बाद में अधिकारी बनते हैं कौन? बुद्धराज। बुद्धराज, और बुद्ध का समयकाल रहा 600 ईस्वी। 600 ईस्वी में शासक बनते हैं, फिर कब तक बनते हैं ये जानकारी हमें लेंगे, ठीक है। बुद्धराज, चलिए लिखिए यहाँ तक सभी ने। तो बुद्धराज शासक बनते हैं 600 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि इन पर अटैक होता है किनका? चालुक्यों का। अब यहाँ पर थोड़ा सा भूगोल समझिए आप। यहाँ पर ये हमारा हो गया भारत,
यहाँ पर इस समय में इस वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में समकालीन चल रहे थे कौन? चालुक्य। चालुक्य। और इस वाले क्षेत्र में समीप में कौन चल रहे थे? यहाँ पर मालवा वाले क्षेत्र में परमार। परमार, ठीक है। और इसी समय में इस वाले क्षेत्र में दक्षिण में कोई भी उनको छोड़ो, यहाँ पर इस डाहल के समीप इस वाले क्षेत्र में ये चल रहे थे कौन? क्या नाम है? कलचुरी। कलचुरी। ये समय काल यहाँ पर चल रहा था। दक्षिण में और भी थे इनके समकालीन, उत्तर में और भी थे, ज्यादा नहीं देखना। तो इस समय पे चालुक्यों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि चालुक्यों ने इनको कहां से, इनकी शाखा जो महिष्मती में थी, इस महिष्मती पर अटैक कर दिया। और महिष्मती पर अटैक किया तो बुद्ध राज के वंशज भागकर कहां चले गए? इधर पूर्व की तरफ चले गए। यहाँ पर कौन से में? क्षेत्रीय राज्य की तरफ। क्या कह रहे हो? हाँ, गलेशियर वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना वो बनाए रखा था, मतलब कुछ समय तक रहे। लेकिन हमें याद रखना है क्षेत्रीय राज्य, ठीक है। इस समय पे क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य का अंश था जो बुंदेलखंड वाला था, उस वाले क्षेत्र पर ही आए। और क्षेत्रीय राज्य पर धीरे धीरे कुछ समय तक इन्होंने निवास किया। फिर यहीं से बुद्धराज और इनके वंशजों ने क्या किया? धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया, मतलब अपने आप को मजबूत करना शुरू किया, सेना को पुनर्गठित किया और फिर अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। और फिर यहाँ पर स्थापना हुई वामराज के द्वारा, किसकी? त्रिपुरी शाखा। अब महिष्मती शाखा यहाँ तक कंप्लीट हो जाती बुद्धराज तक। बस इसमें एक फैक्टर लिख लेना कि ये जो शंकर गण थे, इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए। इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो इनके सिक्के प्राप्त हुए नासिक से, और साथ में प्राप्त होते हैं बैतूल से, मध्य प्रदेश के शंकर में, और प्राप्त होते हैं अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? हाँ, कौन बोल रहा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? कौन बोल रहा? आंध्र प्रदेश। वो अमरावती आंध्र प्रदेश में बहुत बात की है। ये अमरावती कहाँ की है? हमने वही अमरावती जो महाराष्ट्र को दी थी, और साथ में जबलपुर। चलिए, नासिक, बैतूल, अमरावती, जबलपुर, इन तीनों से 4 क्षेत्रों से इनके सिक्के प्राप्त हुए। यानी कि नासिक इधर महाराष्ट्र में है, बैतूल इधर मध्य प्रदेश में है, समीप में ही आपका अमरावती है, और इधर जबलपुर है। इतने वाले क्षेत्र पर इनका नियंत्रण रहा। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका कब्जा रहा होगा। इतने बड़े क्षेत्र पर इनका कब्जा रहा होगा। इनका प्रश्न रहा शंकरगण और बुद्धराज का। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए, अभी तो बता देते हैं महिष्मती शाखा कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हम लोग त्रिपुरी शाखा की तरफ। त्रिपुरी की कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का कलचुरी वंश। और संस्थापक कौन था? संस्थापक थे वामराज। और वामराज का समयकाल कौन सा था? 675 ईस्वी। वामराज का समयकाल था 675 ईस्वी, ठीक है। 675 ईस्वी में, यानी कि बुद्धराज आते हैं 600 ईस्वी में। उसके बाद एडवर्टाइज के तौर पर उनके वंशज आते हैं, लेकिन वामराज आते हैं 675 ईस्वी में। इस राज्य में कलचुरी शाखा की स्थापना करते हैं त्रिपुरी वाले क्षेत्र में। कहां पर? डाहल में। और डाहल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाकर वहां पर साम्राज्य का विस्तार करते हैं। राजधानी बनाते हैं ये त्रिपुरी को, ठीक है। राजधानी बनाई इन्होंने त्रिपुरी। डाहल यानी कि पूरा राज्य था इनका, डाहल राज्य, और राजधानी थी त्रिपुरी। और वामराज के बाद में आते हैं लगभग 150 से 200 सालों बाद, जिनका नाम रहता है कोक्कल फर्स्ट, कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम ये रहते हैं 850 ईस्वी से 890 ईस्वी। इस समय पे कोक्कल प्रथम जो रहते हैं, इस शाखा को इतना मजबूत करते हैं, इतना मजबूत करते हैं कि इनको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है। वास्तविक
कोकल फर्स्ट क्या किया? कोकल फर्स्ट में कोकल फर्स्ट क्या करते हैं? पहली बार तो ये एक लड़ाई लड़ते हैं किससे? मिहिर भोज से। निकले मिहिर भोज के साथ में इनका संघर्ष होता। प्रतिहार नरेश, कन्नौज के प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के साथ युद्ध किया। कन्नौज के प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के साथ युद्ध किया। ठीक है, और क्या किया? संघर्ष इनका चलता रहा। ठीक है, और उसके साथ में एक और काम किया इन्होंने, राष्ट्रकूट। ये प्रतिहारों से इतनी दुश्मनी थी, राष्ट्रकूटों से दोस्ती, क्योंकि समकालीन इनके राष्ट्रकूट भी चल रहे थे। तो राष्ट्रकूट शासक थे, ऊपर लिख देते हैं, बिटा दो ऊपर वाले लिख किया होगा आपने। राष्ट्रकूट शासक क्या नाम था? बड़ा सा नाम था कृष्णदित्य। कृष्णदित्य के साथ में अपनी बेटी का विवाह करते हैं, पुत्री का विवाह किया, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, पुत्री का विवाह किया। राष्ट्रकूट शासक कृष्णदित्य के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। राष्ट्रकूटों से दोस्ती, प्रतिहारों से दुश्मनी मोल ले ली इन्होंने। और फिर उसके बाद में इस साम्राज्य को मजबूत किया कोकल ने। फिर कोकल के बाद में उत्तराधिकारी आप लोग लिखे मुग्धतुंग, या फिर एक बीच में पर आते हैं, हाँ मुग्धतुंग, मुग्धतुंग। कोकल के उत्तराधिकारी लिखे मुग्धतुंग, मुग्धतुंग। और इनके बाद लिखे बालहर्ष, बालहर्ष। और पहले इनके बारे में लिखते हैं, दोनों के बारे में, मुग्धतुंग के बारे में। देखिए मुग्धतुंग ने पूर्वी समुद्र जीता। मुग्धतुंग ने पूर्वी समुद्र जीता। पूर्वी समुद्र बोले तो चलिए, पूर्वी समुद्र जीता। और सोमवंशियों से, सोमवंशी मतलब कोई शासक थे इनके समकालीन, सोमवंशियों से दक्षिण कौशल में पाली जीता, पाली क्षेत्र जीता, पाली क्षेत्र जीता। पाली क्षेत्र कहाँ पड़ता है वर्तमान में? बिलासपुर। तो बिलासपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। वेरी गुड। यानी कि दक्षिण कौशल हम लोग किसको बोलते हैं? दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ वाले भी दंडकारण्य हो गया, और दंडकारण्य के दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। वहां से पाली क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। मुग्धतुंग ने पूर्वी समुद्र जीता, अर्थात यहाँ पर बात चल रही है उड़ीसा के समीप के क्षेत्र। ठीक है, पश्चिम बंगाल ज्यादा नहीं, लेकिन उड़ीसा वाले क्षेत्र में ज्यादातर लोग ये नियंत्रण करते थे। ठीक है, तो ये पूर्वी समुद्र यानी कि उड़ीसा तक इनका नियंत्रण रहा। दक्षिण कौशल पाली वाला छत्तीसगढ़ पर इनका नियंत्रण रहा। इनका मुग्धतुंग था। फिर इसके बाद में बालहर्ष, बालहर्ष के बाद में लिखे युवराज देव प्रथम। समय का लिख लेना 915 से 945 ईस्वी। बालहर्ष के बाद में युवराज देव प्रथम। समय काल में 915 से 945 ईस्वी। अब युवराज देव प्रथम ने क्या किया? इस वंश की प्रतिष्ठा को बहुत आगे बढ़ाया। इनकी भी पटरानी थी, पटरानी का नाम था नवला। नवला ने बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी, बोलती थी पति परमेश्वर मेरे लिए मंदिर बनवाओ। तो इनकी पत्नी की विश, शाहजहां ने तो ताजमहल बनवा दिया, तो ये भी कम नहीं थे, इन्होंने भी मंदिर बनवाया, नौहलेश्वर मंदिर, नौहलेश्वर मंदिर। और क्या किया इन्होंने? बोला एक मंदिर से काम नहीं चलेगा, और बनवाओ। तो फिर इन्होंने क्या किया?
एक और मंदिर बनवाया 64 योगिनी मंदिर, ये भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर। देखना चाहो तो लिखना ना भेड़ाघाट। फिर कहा पति परमेश्वर कुछ और भी बनवाओ, तो फिर इन्होंने कहा एक मठ भी बनवा देते हैं आपके लिए, तो गोल की मठ बनवाया इसी के समीप। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर के समीप एक मठ बना हुआ है जिसका नाम है गोल की मठ। किसने बनवाया? इनकी पटरानी नौला ने। ठीक है, नौलेश्वर मंदिर ने इनकी पत्नी ने बनवाया। इन पे जबलपुर की बात है तो डहार वाले क्षेत्र की बात चल रही है, तो सारे कंस्ट्रक्शन ये जबलपुर थोड़ा सा कटनी वाले रीजन के आसपास करते हैं। और क्या बनवाया इन्होंने? नौला ने और भी बनवाया इन्होंने। एक जगह है जिसका नाम है बिलहरी, पूरा नाम है चंद्रेली बिलहरी, चंद्रेली बिलहरी बिलहरी। वर्तमान कटनी रीजन बताया, जैसा भी मैंने सर्च किया था कटनी से आएगी लोकेशन, तो आप देख लेना भी वर्तमान में कहाँ है, मुझे कटनी मिला। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, चंद्रेली बिलहरी में शिव मंदिर भी इनकी पटरानी यानी कि महारानी नौला ने बनवाया। चंद्रेली बिलहरी में शिव मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये इनके कंस्ट्रक्शन इनके समय पे किए गए। और ये जो नौलेश्वर मंदिर है ना, इसका लिख लेना, ये दमोह जिले में, दमोह जिले में। ठीक है, दमोह जिले में नौला ने नौलेश्वर मंदिर बनवाया। फिर भी नहीं मानी और दुर्गी नामक स्थान पर युवा मंदिर एक मंदिर बनवाया। फिर मंदिर बनवाया, मतलब मंदिर बनवाइए, सारे कंस्ट्रक्शन इनके समय पे हुए। दुर्गी मंदिर रीवा में है, दुर्गी नामक जगह का नाम है, कोई भगवान शिव के उपासक की तो शिव मंदिर ही होगा। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में बनवाया, गोल की मठ इसी के समीप बना हुआ है, चंद्रेली बिलहरी में शिव मंदिर बनवाया और नौलेश्वर मंदिर बनवा दिए दमोह में। ठीक है, दमोह में ये कंस्ट्रक्शन इनके समय पे किए गए। युवराज देव प्रथम के समय पे इनके शासन काल में एक फेमस यानी विद्वान सलाहकार थे, विद्वान मंत्री थे बहुत, जिनका नाम था, विद्वान मंत्री का नाम भाग मिश्र। ठीक है, भाग मिश्र, भाग मिश्र बहुत ही ज्यादा विद्वान इनके समय पे रहे, ऐसा कहा जाता है। इनकी तुलना कही जाती है जो फेमस है, जैसे कि आप देखोगे गुप्त काल में क्या नाम था, हरिश्चंद्र, और उनके साथ में कौन रहते हैं कि मूवी में क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में कौन रहते हैं, चंद्रवर्धन। ऐसे कुछ फेमस कलाकार ये रहे भाग मिश्र। और भाग मिश्र का दूसरा नाम भंजू रामायण भी था, बंगू रामायण, भंजू रामायण। भंजू रामायण। एक और मंत्री थे इनके, एक और जिनका नाम था गोल्लभ। ठीक है, गोल्लभ, जिनका नाम था गोल्लभ। गोल्लभ की क्या विशेषता है कि ये भी इनकी पत्नी के समान ये भी फेमस थे। तो ये विष्णु के उपासक थे, जिन्होंने चट्टानों पर भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, चट्टानों पर विष्णु प्रतिमाओं का अंकन ये करवाते हैं, विष्णु प्रतिमा बनवाते हैं। कितने अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के? कौन से? जीके में किसी ने पूछा जाता है, मत्स्य, हाँ मछली का मत्स्य अवतार, और नरसिंह अवतार शेर का, आदमी का, और कच्छप अवतार भी है, अच्छा अवतार। ठीक है, और बताएं। वामन अवतार में 3 पग भूमि नापते हैं, और एक वराह अवतार होता है जिसमें वो स्वर्ग का रूप धारण करते हैं, और एक राम का है, एक कृष्ण का हो गया, और बताएं। एक बुद्ध का भी माना जाता है। हाँ, मोहनी नहीं और कौन से कितने हुए? अभी तो शादी में भैया गिन रहे हैं। और कौन से? कुर्मू भी है, कुर्म अवतार। ठीक है, मत्स्य के साथ में कुर्म अवतार भी आता है। और कौन सा? एक परशुराम का है, एक परशुराम। ठीक है, वही हो गए। एक को छूट रहा है, कल की भविष्य होगा वो उसके बारे में
जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने भी पढ़ा, लेकिन राजशेखर का ज्यादातर आप वही याद रखिएगा जो हमने पढ़ा है प्रतिहारों में। प्रतिहार में पढ़ा था, राजपूत में पढ़ा था, महेंद्र पाल, राजपूत है महेंद्र पाल, वो याद रखिएगा। मैंने भी पढ़ा है, आपको कह रहा हूँ कि इनके समय पे वो जो राजशेखर थे संस्कृत के विद्वान कवि जिन्होंने बाल रामायण, बाल भास्कर वगैरह लिखी, उनका नाम भी मिलता है कि इनके शरण लिए हुए थे इनके समय पे। लेकिन ज्यादातर ऑथेंटिक सोर्स मैंने जितने भी सर्च किए उस पर वही दिया हुआ है। कहीं नहीं कहता कि इनके समय पे नहीं थे, लेकिन मुझे जितना भी मैंने उसके बाद मैंने सर्च किया, बहुत सर्च किया, उसके बाद मुझे वही मिले कि सबसे ज्यादा महेंद्र पाल ही उसमें दिया हुआ था। ठीक है, हाँ, वो एक ही किताब में मिला है और एक ही किताब में मिला है जिसमें दिया हुआ है कि इनके समय पे राजशेखर रहे हैं, रोजराज के समय के। लेकिन और ज्यादा कहीं मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, फिर आप देख लेना एक बार। हाँ, एक दो में दिया हुआ है, बाकी ज्यादातर नहीं है। ज्यादातर आप जितने भी ऑनलाइन सर्च करोगे तो सारी चीजें आपको वही मिलेगा, महेंद्र पाल। चलिए अगला देखिए, लक्ष्मण राज। इनके बाद भी युवराज देवगुप्त के बाद में बनते लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज की विशेषता लिखे, इन्होंने कारी तलाई जबलपुर में, वर्तमान में कारी तलाई जबलपुर शिलालेख के अनुसार इनके पांड्य देश पर आक्रमण की पुष्टि होती है। कारी तलाई शिलालेख के अनुसार, इस कारी तलाई शिलालेख में मिला हुआ है कि इन्होंने पांड्य आक्रमण किया था, पांड्य अभियान किया था, पांड्य देश पर आक्रमण किया था। पांड्य देश का पता है दक्षिण में था, इनके समकालीन दक्षिण में देश था पांड्य देश, उस पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी पुष्टि हमें कारी तलाई शिलालेख में प्राप्त होती है। ओके, इसके अलावा कारी तलाई नाम से ही जो वर्तमान में कटनी है, कटनी में इन्होंने मंदिर बनवाया। ठीक है, कटनी में मंदिर बनवाया कारी तलाई में। ठीक है, कटनी में मंदिर निर्माण करवाया इन्होंने। ये कारी तलाई शिलालेख है, ये कारी तलाई मंदिर का नाम। ठीक है, ये कारी तलाई शिलालेख है, ये मंदिर का नाम, मंदिर बनवाया यहाँ पर कारी तलाई। ठीक है, कटनी। और जो इनके पापा वगैरह थे, जिन्होंने इनकी मम्मी ने बनवाया था मठ, कौन सा, वो नहीं गोरकी मठ में, क्योंकि मंदिर और बनवाया था ना, कौन सा मंदिर बोला था, चंद्रेही बिलहरी है ना, कोई प्रकार का मठ था, चंद्रेही बिलहरी जो शिव मंदिर था। ठीक है, उस चंद्रेही बिलहरी का पावर इन्होंने हृदय शिव नामक शिव धर्म के जो अनुयायी थे उनको दे दिया था। इसको ऐसे लिखे, चंद्रेही बिलहरी शिव मठ को, शिव मंदिर या मठ लिखे आप, शिव मंदिर को इन्होंने हृदय शिव एक अनुयायी थे शिव धर्म के, इनको इन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि महाराज ये मंदिर आप हमें दे दीजिए हमारे पूजन और अर्चना के लिए, तो इन्होंने लक्ष्मण राज ने उनको ये दे दिया हृदय शिव नाम। ठीक है, चंद्रेही बिलहरी का मठ इन्होंने हृदय शिव नामक मंदिर को, हृदय शिव नामक व्यक्ति को दे दिया, मतलब उनके अधिकार उनको सौंप दिए। इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे लिखे, इनकी एक कन्या थी गौंथा देवी, लक्ष्मण राज की कन्या थी गौंथा देवी। गौंथा देवी, इनका विवाह होता है चालुक्य नरेश रहते हैं विग्रह राज करके, विग्रह राज नहीं, विक्रमादित्य, सॉरी विग्रहराज नहीं, चालुक्य नरेश, नरेश का मतलब सामान्य शासन के रहते, विक्रमादित्य इनके साथ में विवाह करते हैं। अपनी बेटी गौंथा देवी का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के साथ करते हैं। इन दोनों से इनको एक पुत्र प्राप्त होता है, मतलब गौंथा देवी और विक्रमादित्य का पुत्र रहता है, जिसका नाम रहता है कैलाश सेकंड। कैलाश सेकंड को आप लोग जानते होंगे कि वही कैलाश सेकंड था जिसने राष्ट्रकूटों को हरा करके वापिस चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। जो राष्ट्रकूटों ने जिन चालुक्यों को हराया, शुरुआत में तो चालुक्य वंश आगे बढ़ेंगे तो कितने वंश के चालुक्य में कितनी शाखाएं थी, 3 शाखाएं थी। सबसे पहले कौन सी थी,
बादामी के चालुक्य, जिनको वातामी के चालुक्य भी कहा जाता है, वह बादामी के चालुक्य वातामी के चालुक्यों को राष्ट्रकूट लोग जो रहते हैं ना 32 रुद्र, वो हरा करके क्या कर देते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देते हैं। फिर उन चालुक्यों को हरा करके फिर से ये फिर उन राष्ट्रकूटों को हरा करके ये चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं, कौन, तेलग साइकिल। और फिर दोबारा वहां पर चालुक्य वंश की, जिसको कहा जाता है लोग कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। फिर तीसरी शाखा आती है बेंगी के चालुक्य के नाम से, ठीक है। तो ये इनकी बेटी थी लक्ष्मण राज की बेटी कौनसा देवी, कौनसा देवी की बेटे थे कौन, तेलग साइकिल, जो कि राष्ट्रकूटों को हरा करके इनकी स्थापना करते हैं चालुक्य वंश। चलिए बेटा, इसके बाद देखिए अगले व्यक्ति युवराज देव द्वितीय, युवराज देव द्वितीय। युवराज देव इनका टाइम पीरियड लिख लेना 890 से 880 से 890 900 है, 980 से 990। युवराज देव द्वितीय 990 से 980 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है युवराज देव द्वितीय का। अब युवराज देव द्वितीय जो रहते हैं, इनके समय पे क्या होता है, परमार शासक। इस समय पे कौन रहते हैं, मुंज, मुंज का आक्रमण होता है। मुंज इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, ये टिक नहीं पाए, बच्चे छोड़कर भाग गए, मतलब त्रिपुरी छोड़कर भाग गए, और मुंज का आक्रमण होता है, उनको त्रिपुरी छोड़ना पड़ता है, त्रिपुरी छोड़कर भागे और भागे युवराज देव द्वितीय। अब त्रिपुरी छोड़कर भाग गए, वापस आए, फिर शासक बनूंगा, शासकों ने कहा आपको शासक नहीं बना सकते, आप वैसे ही कायर हो, आप कौन से व्लादिमीर जेलेंस्की हो जो अभी भी युद्ध के मैदान में डटे हुए हो, आप भाग गए, है ना, किसकी तरह, अशरफ गनी की तरह, नहीं समझे। अफगानिस्तान में लड़ाई हुई तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए तालिबान के डर से, ठीक है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर जेलेंस्की, अभी भी टिके हुए हैं, सेना के साथ लड़ रहे हैं, तो बोला कि आप अशरफ गनी हो, जेलेंस्की नहीं, तो हम आपको नहीं बनाएंगे। इनके बाद में बनाए इनके बेटे को, इनके अल्प वयस्क पुत्र थे, मतलब कि ज्यादा उम्र नहीं थी, क्या बोलेंगे, अल्प वयस्क यानी कि छोटे उम्र में ही उनको शासक बनाने, जिनका नाम था कोप्पल देव सेकंड, कोप्पल देव सेकंड। कोप्पल देव सेकंड जो थे, इनको उत्तराधिकारी बनाया 990 में, और लगभग ये बने 1015 में। कोप्पल देव सेकंड, कोप्पल देव सेकंड। क्लियर, चलिए आगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी शासक, जिनका नाम रहता है गांगेय देव। हाँ, युवराज देव सेकंड के बेटे थे कोप्पल देव, ठीक है। इनके बाद में आते हैं गांगेय देव। गांगेय देव, गांगेय देव इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कहे जाते हैं, लेकिन बेचारा हार जाता है इससे। मुंज के बाद में सिंधुराज बनते हैं, सिंधुराज के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, भोज, भोज इनको हरा देता है। अब कहावत बन जाती है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू देवी। गंगू देवी किसको कहा गया, कि गांगेय देव को। देवी क्यों कहा गया, क्योंकि तेलग द्वितीय जो थे इनकी संतान थे, तेलग द्वितीय की संतान थे, ठीक है, गांगेय देव। तो ये बहुत प्रतिभाशाली थे। महोबा का एक इनका शिलालेख प्राप्त होता है, महोबा शिलालेख। इस शिलालेख में जिसको कहा गया कि विश्व विजेता है, विश्वजीत, जैसे इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होता है, विश्व को जीतने वाला विश्वजीत होता है, तो गांगेय देव को विश्वजीत कहा गया। अब जब भी ये विश्वजीत आते तो मुझे बड़ी आश्चर्य लगता है कि ये फिर उत्तरी अमेरिका कैसे पहुंचे होंगे, दक्षिण अमेरिका कैसे पहुंचेगी, ग्रीनलैंड में कब्जा कैसे किया होगा। चलिए, महोबा शिलालेख में इनको विश्वजीत कहा गया।
इसके अलावा इनकी जानकारी हमें अल बरूनी से भी प्राप्त होती है। अल बरूनी इनके बारे में लिखते हैं कि जो गांगेय थे, इनकी राजधानी मतलब का जो क्षेत्र था वो डाहल था, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। इनकी जानकारी में अल बरूनी के लेख से भी प्राप्त होती है। अल बरूनी फेमस राइटर रहे हैं, आपको पता है। राजधानी तो उन्होंने अल बरूनी ने कहा कि त्रिपुरी के इस समय पे राजधानी थी गांगेय की, डाहल इनका पूरा साम्राज्य था गांगेय का। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो चोल शासक थे राजेंद्र चोल, ये प्लस भोज भोज के साथ में ना, इनके साथ मिलकर के, और खुद ये थे गांगेय, इन्होंने मिलकर के जय सिंह नाम के शासक इनको पराजित करने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गए, हार गए। जय सिंह को हराने की कोशिश की जिन्होंने संयुक्त रूप से, लेकिन असफल हो। उसके बाद ये नहीं रहा गया इनसे कि हम अपनी दोस्ती तोड़ते हैं, भोज हम आपको नहीं छोड़ते हैं। और भोज ने कहा आ जाओ फिर मैदान में दो हाथ कर लेते हैं। तो भोज ने क्या किया, को पीट पीट कर भगा दिया। गांगेय पराजित हो गए और भोज यहाँ पर जीत गए। ओके, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। राजेंद्र चोल, भोज और ये मिलकर तीनों गांगेय मिलकर क्या करते हैं, वो जय सिंह नाम के शासक थे, उनसे अटैक करते हैं, लेकिन वो जैसे कि तीनों को हरा देता है, वो जीत नहीं पाते, वो प्रयास असफल हो जाता है। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, वो दोस्ती तो टूट जाती है। बाद में ये भोज पे अटैक कर देते हैं, मतलब जो संघ बना था उस संघ में भोज पे उल्टा अटैक कर देते हैं। तो भोज इनको पराजित कर देता है, क्योंकि भोज इस समय पे विद्वान तो था ही, साथ में योद्धा भी था। परमार शासक जो राजा भोज थे, जो भोपाल जिनके नाम से था, वही। चलिए अगला लिखे, लक्ष्मी या कर्णदेव। इनके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं लक्ष्मी कीर्ण। लक्ष्मी कीर्ण या कर्णदेव, दो नाम मिलते हैं। 1041 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक ये इनका टाइम पीरियड है। हम इनके बारे में आप लोग लिख लें, सबसे प्रतापी शासक ये भी रहे, सबसे प्रतापी शासक ये भी रहे। लेकिन इन्होंने दक्षिण के चोल मतलब वही जो राजेंद्र चोल वगैरह की हम बात कर रहे थे, दक्षिण के चोल अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने किसी ने संगम साहित्य पढ़ा हुआ है सभी ने? क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में उसका महत्व नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में आप पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश, अगर आपको दक्षिण भारत से अगर कोई प्रश्न बनता है बिना संगम साहित्य के, वो कंप्लीट नहीं होता। संगम साहित्य पढ़ लें अच्छे से, ठीक है? कैसे पढ़ोगे? पूरे ये जो चोल है, चेर है, पांड्य है, चाहे आपको इधर पल्लव हो, ये सारे आपको कंप्लीट करना है शिक्षा, ठीक है? तो कम से कम आपको उसको मेन चीजें तो देख ले, उस समय पे कौन से ग्रंथ लिखे गए, तभी जाके समझ में आ पाएगा क्या लेना देना था। दक्षिण के चोल और इसके अलावा पांड्य, उत्तल वर्तमान में पड़ता है कनारा जिला कहाँ? कर्नाटक में। ये वैसे तो आपको उत्तर प्रदेश की जगह मिलेगा, यूपी में भी उत्तर सुनाई देगा। एक कृष्णा नदी के किनारे भी कोई उत्तर रहा था उस समय प्राचीन काल में। एक तुंगभद्रा नदी के समीप उत्तर था, लेकिन सबसे फेमस वाला उत्तर ही कर्नाटक था। ये वर्तमान में कनारा जिला जो है इसका कर्नाटक का उत्तर प्रदेश के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये उत्तर पांडे इनको जीता था। साथ में लक्ष्मी कीर्ण ने किसको हराया था? परमार शासकों में किसको हराया था? भोज को हराया था ना? किसके साथ मिलके? भीम के साथ मिलके। भीम कौन थे? चालुक्य वंश से थे, ठीक है? चालुक्य नरेश भीम के साथ में मिलकर के इन्होंने दोनों ने मिलकर भोज को पराजित किया था। और भोज के बाद में इसी युद्ध के बाद में मृत्यु हो जाती है और परमार शासक कमजोर हो जाता है, परमार वंश कमजोर हो जाते हैं, ठीक है? तो इन्होंने भोज को पराजित किया, दक्षिण के चोरों को पराजित किया, पांड्यों को किया, कुंतल को पराजित किया। ये संघर्ष इनके साथ में रहा। ये लक्ष्मी कीर्ण का।
और लिख लें इनके बारे में क्या विशेषता है। लिख लें इन्होंने चंदेल राजा कीर्तिवर्मन पर, चंदेल राजा कीर्तिवर्मन पर, चंदेल राजा कीर्तिवर्मन पर जीत के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य लक्ष्य, जीत के उपलक्ष्य, उपलक्ष्य जानते हो क्या होता है, खुशी में, हाँ उसकी खुशी में। तो क्या किया इन्होंने, एक प्रोग्राम आयोजित करवाया जिसमें, जिसका नाम था प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन, प्रहसन नाम से अभिनय करवाया। अभिनय मतलब कि नाटक भी होता है, ठीक है, बोला कि एक मूवी की तरह नाटक किया जाए जिसका नाम था प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन, किसके, चंदेल राजा कीर्तिवर्मन पर जीत के उपलक्ष्य में, है ना, इन्होंने करवाया, ठीक है। अब क्या होता है, इन्होंने बढ़िया ज्यादा खुशी मना ली इन्होंने, तो बाद में कीर्तिवर्मन इनको वापस पीट देता है, मतलब खुशी राज नहीं आती, इनको ज्यादा उछल जाते हैं, तो बाद में कीर्तिवर्मन मिलकर पीटते हैं इनको, 2000 लोगों के साथ मिलकर इनको हरा देते हैं, ठीक है। और लिखिए किन किन शासकों से पराजित भी हुआ, उनके बारे में लिखिए यहाँ पर। देखिए पाल शासक विग्रहपाल, पाल शासक विग्रहपाल, शासक विग्रहपाल, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन, और परमार शासक उदयादित्य, क्योंकि राजा भोज तो हरा नहीं गए, राजा भोज के बाद में जयसिंह आते, जयसिंह पूरी तरह से जीत नहीं पाते, उनके हत्या लक्ष्मीकेन ही करता है, और लक्ष्मीकेन के बाद में फिर उदयदित्य, उनके बाद में जयसिंह के बाद में उदयदित्य आता है, जो कि हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, और वो क्या करता है, फिर मन को हरा देता है, ठीक है। तो परमार शासक उदयादित्य, उसके साथ में कल्याणिक्य चालुक्य सोमेश्वर प्रथम, कल्याणिक्य चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम, ये समझ में आया। इसमें बहुत सारी चीजें, कल्याणी शाखा है, ठीक है, चालुक्य वंश से, शासक का नाम सोमेश्वर प्रथम, वो क्या करता है, इनको हरा देता है, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम। अगले लिखे अनहिलवाड़ के चालुक्य भीम प्रथम, अनहिलवाड़ के चालुक्य भीम प्रथम, यही भीम प्रथम, ठीक है, जो जिनके साथ मिलकर ये भोजपा अटैक करता है, बाद में ये इसको भी निपटा देते हैं, मतलब लड़ाई कर लेते हैं दोनों ही। भीम प्रथम क्या हुआ, लक्ष्मीकेन हराते हैं, लक्ष्मीकेन को हराते हैं, भीम प्रथम, ठीक है। ये सारे लोगों ने मिलकर इस पर आया, हाँ ठीक है, अलग अलग राज्यों में ये अटैक करता गया ना, तो हारता गया जीतता गया, हार जीत तो चलता रहता है। हाँ बस इसके बारे में इसने निरंतर लड़ाइयाँ लड़ी, इसके कारण इसको कहा गया हिंद का नेपोलियन, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ी इस कारण इसको कहा गया हिंद का नेपोलियन, हिंद का नेपोलियन। अब बताएं भैया नेपोलियन कौन था, भारत का नेपोलियन कौन था, लेकिन हिंद का नेपोलियन कौन था, लक्ष्मीकेन, ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, हिंद का नेपोलियन ये थे लक्ष्मीकेन, ठीक है। और नेपोलियन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट का, जो निरंतर लड़ाई जीतता गया जीतता गया जीतता गया, और इसके निरंतर सैन्य अभ्यास के कारण, सैन्य अभियान के कारण, अभ्यास नहीं, ये निरंतर लड़ाई करता गया जीतता गया हारता गया जीतता गया, ठीक है, ये लक्ष्मीकेन की कहानी है। इसके बाद अभी अधूरा है एक दो चीज और लिखने के बारे में, इनका विवाह अवल्य देवी, ये मूल वंश की राजकुमारी थी, इनका विवाह अवल्य देवी, इनका विवाह अवल्य देवी, अवल्य देवी, ये मूल राजकुमारी थी, यानी कि हूणों के साथ अच्छे संबंध थे,
साथ में विवाह होता है इनका, और बाद में इन्हीं से इनको पुत्र होता है यशकर्ण। यशकर्ण बाद में इनका उत्तराधिकारी बनता है लक्ष्मी के इनका कर्णदेव का यशकर्ण। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, बनारस में कर्ण मेरु नाम से एक मंदिर की स्थापना करते हैं। कर्ण मेरु नाम से बनारस में मंदिर की स्थापना की। कर्ण मेरु नाम से बनारस में मंदिर, जिसको कहा गया 12 खंड मंदिर। 12 खंड मंदिर, खंडियां कई बार उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो खंबे होते हैं उनके लिए, 12 खंभों वाला 12 खंड मंदिर। ठीक है, हाँ जी, नहीं इन्होंने लक्ष्मी के। ठीक है, इसके अलावा अमरकंटक में भी ये मंदिर बनवाते हैं। अमरकंटक में भी मंदिर बनवाते हैं। अमरकंटक मंदिरों का निर्माण भी इसी ने करवाया, लक्ष्मी के ने। कर्ण मेरु बनारस में 12 निर्माण करवाया। इसके साथ भी इन्होंने एक नगर भी बसाया कर्णावती नाम से। कर्णावती नाम से ये कहाँ है, जबलपुर के निकट, जबलपुर के पास में है, जबलपुर के पास में। ये काम लक्ष्मी के ने की। इसके बाद में शासक बनते हैं यशकर्ण। इनकी कहानी पढ़ेंगे हम लोग कल। ये पढ़ ले अभी जाना है? अरे फट है, मतलब 10 मिनट और दे दे तो आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल 4 के वंश कंप्लीट करेंगे। लिख रहे हैं क्या आलस कर रहे हो? जिनको कोई जल्दी है, कोई विशेष काम है तो जा सकते हैं ना, क्योंकि समय हम लोग लेट चल रहे हैं बहुत, और मेरा टारगेट ये कि 15 तारीख से पहले आपका कंप्लीट हो जाए। मैं 2 तरीके से चलेंगे, आपको थोड़ा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी बनवा रहा हूँ अंदर की, ताकि वो आप साथ में देखते चलेंगे जो नहीं पढ़ाया गया है कुछ टॉपिक, क्योंकि 15 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मुझे संस्था के काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए। और साथ में प्रॉब्लम ये भी आएगी कि बीच बीच में हमारी छुट्टी भी रह सकती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्कूल के पेपर चल रहे हैं यहाँ पर, रुक जाना नहीं स्ट्रीम के। तो यशकर्ण और लिखे इनके बारे में 1073 से 1073 ईस्वी से 1123 ईस्वी। यशकर्ण यशकर्ण 1073 से 1123 ईस्वी। लिखे इन्होंने, देखिए तेलंगाना, इनके बारे में फैक्ट लिख लें। तेलंगाना जीतने प्राप्त धन को या प्राप्त सामग्री जो भी थी सजाने को सोमेश्वर मंदिर को भेंट कर दिया, सॉरी भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया। तेलंगाना लूट से प्राप्त धन को, तेलंगाना लूट से प्राप्त धन को भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया। भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया। भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया। उसके बाद में इनके उत्तराधिकारी बनते हैं गायकवाड़। ये बनते हैं 1123 से 1151। ये सारे याद नहीं रखने, बस आप फ्रेमिंग बनाने के लिए याद रखें किस समय की बात है। याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू डेट भी आपसे नहीं पूछेगा वो, बस इनसे संबंधित कुछ काम याद रखेगा। इनके समय में याद रख लीजिएगा कि कल्चुरी वंश जो था वो शक्तिहीन हो गया था, पूरा कल्चुरी वंश। ठीक है, कई कारण के समय पे कल्चुरी वंश शक्तिहीन हो गया था। उसके बाद में लिखे नरसिंह। इनका लिखे 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी। नरसिंह 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी। इनकी पत्नी है भैया, पत्नी है तो नंबर सॉरी है ना, इनकी पत्नी थी अलहा देवी।
मंदिर बनवाओ, ठीक है। अलहन देवी के लिए इन्होंने एक मठ लिख लें, एक लाइन से लिखते चले, एक मठ, एक शिवालय, एक मठ, एक शिवालय। शिवालय के ऑब्जेक्ट में लिख लेना आप, मतलब पोस्टर में वैद्यनाथ शिव मंदिर, वैद्यनाथ शिव मंदिर, वैद्यनाथ शिव मंदिर, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ कौन है? वैद्यनाथ, वैद्यनाथ शिव मंदिर। एक व्याख्यानशाला, 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 व्याख्यानशाला मतलब जानते हो ना, लेक्चरर रूम, जो लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं, प्रोफेसर वगैरह। व्याख्यानशाला, एक उद्यान बनवाए, एक उद्यान बनवाए अपनी पत्नी के लिए। इन्होंने वैद्यनाथ शिव मंदिर, एक मठ, एक व्याख्यानशाला, एक उद्यान बनवाया। क्लियर? फिर उसके बाद में लिखे इनके उत्तराधिकारी बनते हैं इनके भाई जय सिंह देव, नरसिंह के उत्तराधिकारी बनते हैं जय सिंह देव। जय सिंह देव, जय सिंह देव। अब जय सिंह देव थे, इन्होंने क्या किया था, जो चंदेल शासक थे परमार्दी देव, आलाउद्दीन ने इनको पराजित कर दिया था। तो लिख लेना चंदेलों की अधीनता स्वीकार। ये चंदेल शासक परमार्दी देव के समय पे परमार्दी देव की अधीनता स्वीकार की। और साथ में क्या किया, इनकी भी पत्नी थी, इनकी भी पत्नी थी गौसर देवी। हमारे वंश में किसी ने मठ बनवाए, किसी ने मंदिर बनवाए, सब कुछ बनवाए, आप मेरे लिए गांव भी बनवा सकते हैं। तो कहा ठीक है, हम आपके लिए गांव का नाम आपके नाम पर बना देते हैं। तो पत्नी की स्मृति में, मतलब पत्नी के साथ इन्होंने गौसलपुर नाम का गांव बसाया, गौसलपुर गांव बसाया, ठीक है। और ये कहां पर था? जबलपुर। ये इनके पत्नी की जय सिंह देव की गौसल देवी, गौसल देव नहीं, गौसल देवी, गौसल देवी, ठीक है। गौसल देवी के लिए इन्होंने गौसलपुर गांव की स्थापना की। आगे लिखे अंतिम शासक विजय सिंह, अंतिम शासक लिखे विजय सिंह, विजय सिंह। ये थे 1240 ईस्वी। इनकी जानकारी की अंतिम शासक के कहां से प्राप्त होती है? एक अभिलेख प्राप्त होता है, मलकापुरम अभिलेख, मलकापुरम अभिलेख। इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये इस वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। ये कहानी खत्म हुई। सभी लोग दक्षिणा ले आओ।